So my friend, we are about to basically make some changes in the existing circuit so that we should be able to understand how the flow of the problem would be going. In the question we were told that these two resistances were given. How much it was? 2 ohm and 3 ohm. Okay. We were given certain conditions. We were told the circuit is balanced, isn't it? The circuit is balanced. This is something which was told to us कि भाई साहब आपका सर्किट जो है वो बैलेंस है. तो when something is said in the question, we must take it seriously. Sometimes the data in the question might be there to confuse you, that it was not supposed to be a part of the solution, but it is there for you to just think over it. यार ये दिया है तो कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आप उसी में घूम रहे उल्टा उल्टा आगे पीछे. And sometimes the data is given because it wants the solution will not be able to, you will not be able to achieve the solution without considering that data. So here the data is told that the circuit is balanced. Okay, एक बात हो गया कि भाई मेरा सर्किट जो है वो बैलेंस है. अब क्या बात बनेगी सर यहाँ पे इस बात का कि सर्किट मेरा बैलेंस है, इससे मैं क्या आउटकम निकालने वाला हूँ, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. एट वेरी फर्स्ट दिस इज़ माई स्टेज 1. ये मेरा स्टेज 1 है. मैं स्टेज 2 पे आता हूँ. मैं मेरे सर्किट को, इस सर्किट को, एग्जिस्टिंग सर्किट को जिस तरीके से मैं, क्योंकि मीटर ब्रिज इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, वेटस्टोन ब्रिज. आई शुड बी एबल टू ड्रॉ द वेटस्टोन ब्रिज. तो मैं सबसे पहले ये 4 पॉइंट बनाता हूँ. कौन कौन से? ये देखो, मैं सॉरी दैट वाज बी. ए, देन बी, देन सी, देन डी. नॉट एग्जैक्टली द सेम बट ऑलमोस्ट लाइक ए है, बी है, सी है और डी. कैन यू सी इट? ए बी सी डी, है ना? ठीक है. अब ये ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में मुझे सिर्फ एक चीज़ दिख रही है, रजिस्टर. ठीक है, ए से बी के बीच में एक रजिस्टर. कितने का भाई साहब? 2 ohm. अच्छा, बी से सी के बीच में ज़रा ध्यान से देखो, बी से सी के बीच में ओके, बी से सी के बीच में 3 ohm है. ओके ओके. देन सी से डी के बीच में, सी से डी के बीच में, एज यू कैन सी, सी से डी के बीच में क्या है? सी से डी के बीच में मेरे पास क्या है? मेरा मीटर है. मेरा मीटर, ये जो स्केल होती है, जो पट्टी होती है, ये पट्टी के बारे में हमने पढ़ा था. इसका अपना कुछ ना कुछ क्या होगा? रेजिस्टेंस. जब आप जॉकी रखते थे तो ए से डी तक अलग रेजिस्टेंस होता था और डी से सी तक अलग रेजिस्टेंस होता था. और वो रेजिस्टेंस, अगर मैं बोलूँ रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ए डी डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट डी सी, दैट रेशियो वॉज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ए डी एंड द लेंथ ऑफ डी सी. दैट कुड ऑल्सो बी रिटर्न एज ए डी डिवाइड बाई 100 माइनस लेंथ ऑफ ए डी. क्योंकि मेरी पूरी स्केल 100 सेंटीमीटर की है, तो अगर मैं इस लंबाई को मैं सेंटीमीटर में मेजर करूं, फॉर एग्जांपल ये लंबाई मेरी 20 सेंटीमीटर हो, तो जो बच गई है डीसी वो अपने आप 80 सेंटीमीटर की मानी जाएगी. तो 100 माइनस 20 करूंगा तो मुझे 80 मिलता है. दिस वॉज समथिंग वी हैव ऑलरेडी लर्नड. ओके ओके. तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ये अपना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करने वाला है, ए से लेके डी तक और सी से लेके. अच्छा, अब मुझे बी से लेके डी के बीच में भी कुछ दिख रहा है सर. आई हैव गॉट बी से डी के बीच में क्या? मेरे पास एक गैल्वानोमीटर. एग्री? गैल्वानोमीटर इटसेल्फ इज अ रेजिस्टेंस. या दैट्स ग्रेट. गैल्वानोमीटर इटसेल्फ इज अ, क्या होता है कभी कभी हम सवाल से अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन मान लेते हैं. कैसा अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन? आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो ए से बी के बीच में मैंने एक तार डाला, जिसको बनाते वक्त मैंने क्या किया? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. तो इट वॉज वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वो रजिस्टर है. इट वॉज वेरी ईजी कि हाँ भाई आपके मान लिया ना, सच बोल रहा है, रजिस्टर है. बी से सी के बीच में क्या ये? रजिस्टर. लेकिन जब मैंने तार डीसी में ऊपर नीचे कुछ किया नहीं, और जब मैंने कहा कि वो रजिस्टर है, इट बिकम बिट अनकंफर्टेबल फॉर अस. क्या रे वो कैसे रेजिस्टेंस हो सकता है? वो बनाया ही नहीं है, ये क्या है? चीटिंग है ना. जब तक ऐसा नहीं किया तो वो रजिस्टर कैसे होगा? आर यू गेटिंग द आइडिया? बट प्रैक्टिकली एवरीथिंग इज गोइंग टू ऑफर अ रेजिस्टेंस.
एवरीथिंग इज अ रजिस्टर। नाउ क्वेश्चन कम्स कि भाई अगर मुझे प्रॉब्लम में जब मैं मीटर ब्रिज पढ़ रहा था तो ये जो लंबाई है वो ऑलरेडी उसके दो अलग अलग पार्ट, दो अलग अलग रेजिस्टेंस माने जा रहे थे। तो वेदर आई शो देम एज अ रजिस्टर और नॉट, इट डजंट मैटर, आई विल बी टेकिंग दैट एज अ resistance. The part AD and part DC will be taken as a resistance. Okay, am I clear with that? ठीक है, चलो एक बात हो गई सर। अब ये नीचे A से C के बीच में सर, A से C के बीच में, A से C के बीच में मेरे पास क्या है सर? एक बैटरी। That battery was offering how much voltage? 2 volts. 2 volts. Okay, 2 volts. Isn't that circuit is resembling, दोनों सर्किट एक दूसरे का इक्विवेलेंट है। दोनों सर्किट एक दूसरे का सर क्या है? इक्विवेलेंट। ये सर्किट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्किट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इज दिस क्लियर? आर यू गेटिंग दैट पार्ट? अब इसके आगे क्या? अब इसके आगे जब मैं स्टेज 3 पे जाता हूँ, जब मैं स्टेज 3 पे जाता हूँ, लेट मी कम टू दिस स्टेज 3। लेट्स कम टू स्टेज 3। Now, in stage 3, can I? No. In stage 3, let me draw the same thing once again. A, B, C, and here we had D. And in between we had our galvanometer. Okay, so now my friend, अब बात क्या चल रही है? we were already told that our circuit is balanced. What is meant by circuit is balanced? It means there is no current flowing through the galvanometer. There is no current flowing through this particular branch. Okay? अच्छा, अगर यहाँ पे ये करंट नहीं फ्लो हो रहा है, I'm just asking, ठीक है? What do you think? I'm just asking, अगर ये यहाँ पे करंट नहीं फ्लो हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ सर इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। अगर ये यहाँ पर होता तो भी इसमें से करंट फ्लो, अब मैं इसको हटा दिया तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या? सर्किट में कोई चेंजेस नहीं आए, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बोला था द सर्किट इज बैलेंस्ड, एंड द मीनिंग ऑफ सर्किट इज बैलेंस्ड इज देयर शुड बी नो करंट बिटवीन दिस ब्रिज। इस ब्रिज के बीच में कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है। तो मैंने क्या किया, अपनी आसानी के लिए उस वायर को मैंने बाहर भगा दिया, हटा दिया मैंने। अब देखो ध्यान से समझना आपको, जब आप बोल रहे हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी आई हैव टेकन अ वायर, मैं एक वायर लेता हूँ। इस वायर को जब मैं पकड़ता हूँ, अ पार्ट ऑफ दिस, अ पीस ऑफ दिस वायर, this piece of the wire is representing a resistance. This piece of the wire is representing a resistance. जब मैं इसको प्रैक्टिकली, जब मैं इसको दिखाना चाहूँगा कि एक्सप्रेस करूँगा, आई कैन से थ्योरेटिकली, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं एक वायर बनाऊँगा और उसमें जिगजैग इस तरीके से, ये मैंने लिया, ये जिगजैग इस तरीके से किया। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, ठीक। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा है क्या? कि पूरे वायर में रेजिस्टेंस है, पूरे वायर में रेजिस्टेंस है। ये तो सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, ये तो सिर्फ एक जाहिर करने का तरीका है कि वो क्या दिखा देने वाला है, रेजिस्टेंस। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे रेजिस्टेंस, ऐसा तो नहीं ना कुछ भी, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, ए से बी और बी से सी को ध्यान से देखो आप, ए से बी और बी से सी को ध्यान से देखो, ए से बी और बी से सी। now be with me, I am about to enter on stage 4. मैंने पॉइंट लिया ए, मैंने पॉइंट लिया सी, पॉइंट ए और सी बनाने के बाद just think over it, just think over it. See what I did, मैंने कुछ तो भी गायब किया, बी गायब हो गया, क्योंकि ए से बी और बी से सी पूरा क्या बन गया, एक फ्लैट स्ट्रेट वायर। ओके, ए से बी और बी से सी क्या बन गया, पूरा एक स्ट्रेट वायर।
यानी मैंने दो रेजिस्टेंसेस को क्या बोल दिया, एक। कैन वी डू दैट? क्या मैं दो रेजिस्टेंस को एक बोल सकता हूं? उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। सो माय रेजिस्टेंस ऑफ ए बी एंड बी सी, व्हाट रिलेशन डू दे हैव? आर दे इन सीरीज और इन पैरेलल? दे आर इन सीरीज। ए बी के बाद बी सी है, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 and 3 सेपरेटली आई विल हैव 5, 2 + 3 5, बात खत्म। एग्री और नॉट? द थिंग आर ईजी, ठीक है। ये चीज़ टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लिख दिया है और हम लोग आधे घंटे के बाद पहुंच रहे हैं। मकसद ये ताकि आप समझ पाओ। आर यू गेटिंग द आइडिया? मकसद ये नहीं कि हम लोग सोल्यूशन को छाप लें, मकसद ये कि हम लोग उस चीज़ को समझ सकें। ये बात आपको समझी? बी सर्टेन अबाउट दैट। जिसको क्वेश्चन है वो अभी करने का, 5 साल के बाद नहीं आने का। सर वो 5 कैसे लिखा था तुमने? अलग ही डाउट है भाई तुम्हारा। तो ये डाउट तो हम नहीं क्लियर कर पाएंगे। देखो ये खत्म करने दो टॉपिक, उसके बाद आई विल डू इट। ओके, जस्ट बेयर विथ मी। वंस दिस इज डन वी आर गोइंग टू डू इट। ओके, डोंट वरी, आई एम जस्ट जोकिंग। ओके, नाउ हैव यू अंडरस्टूड? हरिओम समझ रहा बेटे? पक्का? नोमान तेरे को समझ रहा है? थर्ड बेंच, फोर्थ, विपिन, लास्ट बेंच। देखो बाद में मैं सवाल पूछेगा। सर इसका करने का मतलब क्या है? ऐसे टाइम पास कर ले अपन, कुछ काम नहीं अपने पास। बिकॉज whenever we are in physics or maths, what do? We simplify the solution. The only thing that we are doing is so my friend, as we were talking, so there is some part of the application of the knowledge that we had, that if the two resistances are in series. देखो यहाँ पे इस बात को बहुत समझना ज़रूरी है कि यही सेम प्रॉब्लम कितना डिफ़िकल्ट होता है सॉल्व करने में अगर ये बीच में गैल्वानोमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस कंसिडर करना पड़ता। उस वक्त आप इसको सीरीज़ में बोल सकते थे क्या? नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप इसको सीरीज़ बोल ही नहीं सकते सर। लेकिन क्योंकि बोला कि बैलेंस है मतलब कोई करंट नहीं पास हो रहा, कोई करंट पास नहीं हो, तो ये पूरा टर्मिनल ओपन कर दो। तो हमने इस पूरे टर्मिनल को ओपन कर दिया। अगर ओपन कर दिया तो नाउ दिस रेजिस्टेंस सीम्स टू बी इन सीरीज। इफ दे आर इन सीरीज वी नो द फार्मूला। द फार्मूला फॉर सीरीज इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 + R2। तो हमने 2 + 3 = 5 कर दिया। उसमें कैल्सी लगेगा क्या अपने को? ठीक है। अब बात क्या चली, जिस तरीके से ऊपर आपने एक बात ख़त्म की, नीचे भी हम लोग एक बात को ख़त्म कर सकते हैं। एग्री? नीचे वाला रेजिस्टेंस, अभी देखो जॉकी जो था मेरा बच्चा, ये जो जॉकी है, इफ़ दिस जॉकी इज़ नो मोर देयर, इफ़ दिस जॉकी इज़ नॉट देयर, लाइक दिस जॉकी इज़ नॉट देयर, इन दैट सिनेरियो व्हाट हैपेंस? ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस था वो तो हमने देख लिया। नीचे हमारे पास क्या बचा? पूरा 1 मीटर वायर हमारे पास पड़ा हुआ है। उस 1 मीटर वायर का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको उस 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पे इसका मैं कुछ नाम देता हूँ। लेट मी से लाइक एक जनरल नोटेशन हमारे पास है। इसको हम लोग P बोलते थे, इसको Q बोलते थे, इसको S बोलते थे, इसको R बोलते थे, इफ़ यू वुड रिमेंबर। तो जो R इक्विवेलेंट या मैं R1 बोलता हूँ, R1 मैंने कैसे पाया बेटा? P और Q को प्लस करके मैंने बोला P + Q = ठीक है। नीचे जब बात चलेगी A से D से C, तो ADC बीइंग अ सिंगल वायर इट विल बी रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? एक रेजिस्टेंस बताया। अब ये जो एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम मैं R2 रख सकता हूँ, दैट R2 इज एक्चुअली S + R। ओके, S + R। अगर आप ध्यान से देखें तो S + R मतलब आपके पूरे मीटर वायर का रेजिस्टेंस। यस और नो? आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.49 इट इज़ गिवन। अच्छा, अब ये यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई साहब? एक बैटरी है ना, बैटरी हमने बना दिया। एग्री और नॉट? अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नाउ I hope you must have taken a can say note of this. Shall I wipe this up? ठीक। So now हाँ ब्रिज वायर का बोला, मतलब
जिस पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, बराबर ना? हाँ, तो आप उसको पेंसिल से कट करके मीटर वायर लिख दो। पेंसिल से कट करो और क्या लिखो? मीटर वायर। सो नाउ मूविंग फर्दर माय फ्रेंड, अब देखो ये जो सर्किट है, अगर इस सर्किट को मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा सा और अमेंडमेंट करता हूँ, ये ऊपर एक रेजिस्टेंस और एक नीचे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर मैंने बोल दिया इसको A, इसको बोल दिया C, ये वैल्यू मेरा 5 है और ये वैल्यू 1.49, और नीचे हमारे पास एक क्या भाई साहब? बैटरी। द सेम थिंग इज देयर। आप बोलेंगे नहीं सर ये तो अलग दिख रहा है, ये तो अलग दिख रहा है। नो सर, इट्स अ रिप्रेजेंटेशनल स्टेट। दिखाने में आप उसे, अगर उसकी सिचुएशन देखो, ऊपर रेजिस्टेंस, एक ऊपर नीचे रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल, वहाँ पे भी वैसे ही दिख रहा है। यस और नो? वी आर मोर कंफर्टेबल विद दिस देन दिस, सो वी हैव टू कम एट कंफर्टेबल पोजिशन, जो हम सीखे, जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से दर्शा सकते हैं। ओके, अब बात चलेगी क्या वो जो दो रेजिस्टेंसेस हैं, ओहम्स लॉ को याद करो। ओहम्स लॉ क्या बोलता है? बोलता है V इज इक्वल टू आई आर। एक बार वोल्टेज, एक बार करंट और एक बार रेजिस्टेंस। जब आपने शुरुआत की तो आपके पास 1 2 3 4 और 5 रेजिस्टेंसेस थे। आपने बोला सर्किट इज बैलेंस, आपने खत्म कर दिया, 5 में से एक गायब, कितने बचे आपके पास? 4। आपने 2 और 2 की जोड़ी बनाई, कितने बन गए? 2। अब आपके पास वो दो रेजिस्टेंसेस किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में। आप उनको पैरेलली कंबाइन कर सकते हो। जब उसको आप पैरेलली कंबाइन करोगे तो कितना रेजिस्टेंस बनेगा? 1। और एक रेजिस्टेंस बनने के बाद मैं क्या यूज़ करूँगा? ओहम्स लॉ। अगर मैं ओहम्स लॉ यूज़ करूँगा तो सर V का वैल्यू आप ध्यान दो, आपको दिया हुआ था। R का वैल्यू, यस इट वाज 2। R का वैल्यू यू हैड फाउंड, आपको क्या मालूम पड़ेगा? I मालूम पड़ेगा। आर यू गेटिंग द लॉजिक? श्योर? ठीक है, तो हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे। जस्ट डू हेल्प मी आउट। मुझे बताएं बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर R इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंसेस? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 plus 1/R2. That's great, so nice of you. Now what I can do, I have got two ratios with the plus. I will go for क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो R2 वहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, बीच में प्लस, R1 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, डिवीजन में नीचे R1 और R2। मुझे ये जो आंसर आएगा वो किसका आएगा? 1/R इक्विवेलेंट का। किसका आएगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्लिप। मैं इसको फ्लिप करता हूँ तो ये ऊपर चला गया। अगर इसको मैंने फ्लिप किया यहाँ पर तो यहाँ पे भी इसको क्या करना पड़ेगा? फ्लिप करना पड़ेगा। क्या बनेगा? R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है। अब अगर आप सोचेंगे ये कहाँ से आया, कैसे आया, तो हम लोग इसको 10th में भी कर चुके हैं। ओके, अच्छा, अब वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। R1 का वैल्यू, चलो लेट मी ट्रीट दैट R1 एज 5। लेट मी ट्रीट दिस R1 एज 5 एंड R2 एज 1.49। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 एंड 1.49 डिवाइड बाई 5 प्लस 1.49। सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी, हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 9 पंजे 45, 4 बच गया, 5 चौक 20 और ये 4 24 और ये 2 5 और ये 2 7, 2 के बाद डेसिमल डिवाइड बाई यहाँ पे प्लस कर देंगे 6.49। ये मेरे को क्या मिल गया? R इक्विवेलेंट। मैं इस वक्त बहुत इस चीज़ पर फोकस नहीं हूँ कि मैं उसका एग्जैक्ट डेसिमल के अंदर आंसर निकालूँ। मैं डायरेक्ट कूदता हूँ अपने ओहम्स लॉ पे। बाई ओहम्स लॉ क्या बोलता है ओहम्स? V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा, बिफोर आई गो फॉर दैट, बिफोर आई राइट माई ओहम्स लॉ, व्हाट आई वांट टू डू इज, बिफोर आई गो फॉर ओहम्स लॉ, मैंने कुछ स्टेजेस बनाए। पहला स्टेज में ऐसा दिखा मेरा सर्किट, दूसरे स्टेज में कैसा दिखा, तीसरे स्टेज में, चौथे स्टेज में, 5वें स्टेज में। अब मैं 6ठे स्टेज पे आता हूँ। जब मैं 6ठे स्टेज पे आऊँगा तो ये दोनों रेजिस्टेंस को मिला के मैंने कितना रेजिस्टेंस बनाया? 1। ये मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया। इस एक रेजिस्टेंस का वैल्यू मुझे क्या आया? 7.45 डिवाइड बाई 6.49।
रेशो में ना बेटा वो तो, आंसर तो मेरा रेशो में। इस पॉइंट का नाम मैंने ए रखा हुआ था, इस पॉइंट का नाम मैंने सी रखा हुआ था, और नीचे मेरे पास क्या थी बेटा, एक बैटरी। बैटरी कितने वोल्ट की थी, 2 वोल्ट की थी। ऑब्वियसली बैटरी मेरी 2 वोल्ट की है, तो दिस बैटरी विल बी गिविंग यू आ करंट, कुछ ना कुछ ये करंट पास करेगी ना सर, यस और नो। तो अब मेरे इस पूरे सर्किट में मेरा ये कॉम्प्लेक्स सर्किट धीरे 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 एक सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट हुआ, जहाँ पर एक वोल्टेज, एक करंट और एक रेजिस्टेंस है। तो अब मैं इफेक्टिवली अपने ओहम्स लॉ का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मेरा ओहम्स लॉ मुझसे क्या बोल रहा है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर के अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं मेरा बच्चा। V का वैल्यू कितना है, 2, I का वैल्यू मेरे को पता नहीं, R का वैल्यू हमने कितना लिखा बेटा, 7.45 डिवाइड बाई 6.49। इस चीज़ को मैं वहाँ पर लेके जाऊँगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास रेशो डायरेक्ट हम कट नहीं कर सकते तो हम लॉग टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट द कंक्लूजन इज यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन सीखने नहीं आए हैं। दैट इज़ अ पार्ट दैट यू हैड ऑलरेडी लर्न इन योर जूनियर क्लासेस। यहाँ पे आई का वैल्यू कैसे ढूंढना है, हम लोग उस लॉजिक को समझने आए हैं। भेजे में आई क्या बात, अगर आपने इसको वहाँ पर भेजा, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया और आपने आंसर निकाला, चाहे आप कैलसी से निकालो, चाहे बाजू वाले के बुक से निकालो, चाहे आप लॉग टेबल से निकालो, किसका आंसर आया अपने पास, आई का आंसर आया। व्हाट वाज आस्क्ड टू अस कि आई का वैल्यू कितना है, व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग, यस और नो। समझ में आया इतना आपको, किसी को डाउट है तो अब भी पूछो, डाउट आप अभी डिस्कस करने का, इस टॉपिक का डाउट अभी। हाँ सर, ये हमने इसको इतने पार्ट में क्यों डिवाइड किया, मतलब स्टेप में क्यों किया, बिकॉज फॉर अ सर्किट इट इज़ नेवर अ पॉसिबल थिंग कि मैं इस आर्टिकल से या फिर इस डायग्राम से डायरेक्ट उस कंक्लूजन पे पहुंचूं, पॉसिबल ही नहीं है। एंड लेट मी पुट वन मोर कैन से इम्पॉर्टेंस एज एन इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मैंने इससे पहले भी आपको डिस्कस किया है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के बेस पे आपको इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट है, यस और नो, बी कैन से बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, BEE या BEEE, दोनों में से अलग अलग नाम जो भी हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ये जो सर्किट को आप रिड्यूस करते चल रहे हो, वंस अगेन यू आर गोइंग टू हैव हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम जहाँ पे आप सिर्फ सर्किट को रिड्यूस कर रहे हो, यानी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट से कन्वर्ट किस में कर रहे हो उसको आप, सिंप्लीफाइड सर्किट में। तो इट इज़ नेवर अ पॉसिबल थिंग कि मैं अपने, अगर आप लाइक आई हैव अ क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस इन कन्वर्टिंग दिस, आई वुड नॉट से अ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्किट बट अ कॉम्प्लेक्स सर्किट टू द ईजी वन। आई हैड अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ दैट, आई हैड बीन डूइंग इट। बट अगर आप मुझको बोलेंगे सर ये देखो डायरेक्ट वो बनाओ, नो, नहीं होएगा अपने से। हमको क्या करना पड़ेगा सर, स्टेप फॉलो करना पड़ेगा कि ये दो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ही पॉसिबल होगा, डायरेक्ट पॉसिबल कभी नहीं होगा बेटे। एग्जाम में टाइम नहीं होगा, मतलब 2-3 घंटे नहीं मिलते क्या अपने को, 25 मार्क के पेपर, अच्छा तो ये तो 5 में हो जाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सर, और बहुत ही लाइक आई वुड, देर आर 2 साइड्स ऑफ द कॉइन। या तो आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ देयर इन द टेक्स्ट बुक, इट इज़ ऑलरेडी सॉल्व। आई वॉज नॉट लाइक इट वॉज totally okay for me to write this thing and do the calculation, get you done, oh हो गया, okay, but to come at this point I have made almost 5 steps, 5 diagrams which are not there in the textbooks, जो textbook में नहीं है। तो इधर you are too much fortunate for that। दूसरा एक पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत बधिर हो कि आपको दिख रहा है कि भाई ये डायग्राम जो है ये आप नहीं बना सकते। आपको अगर ये डायग्राम बनाने में आपको 15 मिनट लगने वाले हैं, there is only one solution सर। आपको पहले रिकॉर्डिंग पॉज करा, तुम्हें बदल उधर मैंने बोल दिया हूँ पहले ही। सो एट द लास्ट व्हाट वी आर टोल्ड दैट आई ऑल्सो नीड टू गेट, सी द लाइन नंबर 3, ऑलमोस्ट द लास्ट पार्ट, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सेल। तो हमने करंट कैलकुलेट कर लिया। व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और क्या कैलकुलेट करना है सर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं रो से। अब ये रो की कहानी आपको पता होनी चाहिए। मैं फिल वक्त इसको यहाँ पे इतना पार्ट जो है वो, और आई शुड टेक अ न्यू स्लाइड। मैं रो को वंस अगेन इन द वेरी बिगिनिंग, आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट्स ग्रेट वन। इन combined you can write R is proportional to L by A। ऊपर जो हमने दो लाइन लिखी है दोनों को मिला करके तीसरी लाइन लिखा। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटती है इक्वालिटी तो आता है रो पिक्चर में L by A। आपको बोला कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी। तो हमारा वैल्यू अगर मेरे को रो का वैल्यू चाहिए बच्चे, अगर मेरे को रो का वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाकी सबको वहाँ भेज देते हैं हम लोग। ये आर को इधर ही लगाते हैं, ए को यहाँ पे भेजते हैं, एल ऊपर से यहाँ पे नीचे आ गया, ये क्या बचा मेरे पास, रो। अब कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। सवाल ये आता है कि क्या मुझको मेरे जो वायर है, जो मेरा कैन से मीटर वायर है, क्या उसका रेजिस्टेंस मुझको पता है? यस, द रेजिस्टेंस इज 1.49 समथिंग was given ना सर? Yes. Resistance of the wire was given 1.49. No? How much is the area? How to calculate area? Is pi by 4 d square. For area, अगर डायमीटर देगा तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर करते हैं, अगर रेडियस देगा तो पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। यस और नो? ठीक, तो मैंने पाई बाई 4 डी स्क्वायर लिख दिया, मैंने पाई बाई 4 डी स्क्वायर लिखा, ये बाई, हाँ ठीक है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर लिखा। ओके। व्हाट एल्स? डिवीजन में कौन है सर? लेंथ। क्या मुझे पता है कि मेरा जो मीटर वायर है वो कितने मीटर का है? 100 सेंटीमीटर। एसआई यूनिट 1 मीटर, तो मैंने लिखा 1। किसका आंसर आने वाला है सर? रो का। एक स्टेप और आगे जाता है सर, 1.49 ऐसे ही लिखा मैंने। क्या मुझे पता है पाई कितना होता है? 3.14। ओके, 3.14। डू आई नो द वैल्यू ऑफ डायामीटर? डायामीटर हाउ मच इट इज गिवन? 0.12 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पावर -2 स्क्वायर। नीचे क्या बचा बेटा? 1 और 4। पहाड़ा आता है आपको? टेबल आता है 4 का? आता है? 4 1s 4 इज इक्वल टू रो। धन्य हो गया मैं तो। ठीक है, मूविंग फर्दर आई हैव गॉट 1.49, आई हैव गॉट 3.14, आई हैव गॉट 0.12 का स्क्वायर। फिलहाल मैं ये 0.12 को ज़रा डेसिमल को मैं हटाता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ 12 मतलब कितना डेसिमल खिसका? 2, पावर -2 हो गया। उस -2 को इस -2 से कंबाइन करता हूँ, -4, और क्या करता हूँ बेटा? स्क्वायर। यहाँ पे कितना मेरे पास? 4। 1.49 3.14 बेटा 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 और यहाँ पे पावर -4 का स्क्वायर कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, सो -8 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो 4 1 4, 4 दूनी 8, बराबर है? पावर नहीं कटता। सो 4 1s हम लोग किसको कैंसिल करके देखते हैं? इसको कर देते हैं, है ना। 4 3 12 और ये 2 बच गया, 4 6 24। तो मेरे पास 1.49 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लीकेशन है, वी कैन डू दैट। हमारा आंसर फाइनली किसका आ जाएगा बेटा? डू इट फॉर मी बेटा, लॉग टेबल का यूज़ कर लो। सो द वर्ड पोटेंशियोमीटर is a combination of 2 different words, potential and meter। potential and meter लिखा हुआ है। what meter does, what is meant by meter, है ना। जैसा हम लोग किसी चीज़ को नापते हैं, हमारी गाड़ियों में स्पीडोमीटर होता है, हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर, हम बोलते हैं एम मीटर, है ना। तो ये जो मीटर है, ये वर्ड जो है मीटरिंग करना, या फिर आपने सुना होगा मीटर रूम सुना है कभी आपने? करंट का, यस, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स लगे हुए होते हैं, है ना। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स होते हैं, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। यस और नो, है ना। जहाँ से हमको रीडिंग दिखता है कि भाई हमारा बिल कितना हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सो माई फ्रेंड, मीटर का मतलब वंस अगेन क्या मतलब होता है? नापना। एक मतलब होता है लेंथ,
the unit for the length. That is, like, let's keep it aside. The another meaning for a meter is length. No, नापना. ठीक है. Two, we have dealt with two meanings. एक मीनिंग है लंबाई, उसको साइड में रख दो. इस वक्त मीटर का क्या मतलब है सर? नापना. अब दूसरा वर्ड, चलो इससे तो हम लोग समझ गए कि नापने वाले हम लोग. क्या नापना? हाइट नापना. इज इट? शुरू होने वाला पोटेंशियल नाप. Potential नापना. Okay, that's a great one. What are we going to measure? Potential. Now the question comes, sir, what is potential? जो रुका हुआ No. डिफरेंट हाइट फ्लो होगा. ठीक है. The difference of which, the potential is something, that quantity, the difference of which is going to make a flow. Is going to make a. सवाल ये हो रहा है कि सर किस चीज़ का डिफरेंस ले रहे हो, क्या फ्लो हो रहा है, तो कोई डिस्कशन ही नहीं किया, क्योंकि फ्लो तो पानी भी होता है. फ्लो पानी भी होता है. पानी को फ्लो करने के लिए ऊपर से नीचे हाइट का डिफरेंस चाहिए. पानी को फ्लो करने के लिए क्या चीज़ चाहिए बेटा? हाइट का डिफरेंस चाहिए. अभी हम लोग पानी या डैम तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? करंट, इलेक्ट्रिसिटी. तो कौन फ्लो होने वाला है? करंट फ्लो होने वाला है. एंड वी नो फॉर द करंट टू फ्लो we need a potential difference. What is the potential? Voltage. Here the potential is voltage. ये जो वर्ड है पोटेंशियल, इसका अलग अलग मतलब लिया जा सकता है. अगर आप हाइट का डिफरेंस डिस्कस कर रहे हो तो भी आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो. अगर आप वोल्टेज का डिफरेंस कंसीडर कर रहे हो तो भी आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो. अगर आप टेम्परेचर का डिफरेंस बोल रहे हो उसको भी आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो. पोटेंशियल का मतलब बेसिकली, पोटेंशियल इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ लेवल of a different quantity. That level could be of temperature, that level could be in regard of height, that level in regard of a voltage. Depends के क्या चीज़ फ्लो हो रही है. अगर हम लोग हाइट का डिफरेंस लेंगे तो मैटर फ्लो करता है. अगर हाइट का डिफरेंस लेंगे तो क्या फ्लो करता है? मैटर, सब्सटेंस. जैसे आप देखते हैं जब भी घर वगैरह के अंदर अगर काम हो रहा है, गारे मिट्टी का काम हो रहा है, हमाम वगैरह आप बना रहे हैं या फिर वॉशरूम वगैरह बना रहे हैं, तो आपने मिस्त्री वगैरह को ऐसा एटलीस्ट सुना होगा कि जो ढलान देना पड़ता है ताकि जो आपका बेसिन है या फिर जहाँ से आपका पानी ड्रेन होना है, पानी सारा का सारा वहीं रस के जाना चाहिए. जैसे और नो, या भी आप अपने घर में कभी अगर सफाई कर रहे हो तो पानी अगर गिरता है, दैट वाटर शुड बी कमिंग टू सम पॉइंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी जो है हर जगह जाके बिखर जा रहा है. या फिर आप हमाम में नहा रहे हैं और पानी आपका कहीं एक डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा था, दैट टाइम वी विल फील इनकन्वीनियंट. तो हमाम ऑलवेज गोट टू यूज टू गेट डिज़ाइन कि पानी आप कहीं भी गिराएं वो पानी जा करके उस ड्रेनेज पे ही पड़ने वाला है ना. तो देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंस ऑफ व्हाट? हाइट. अगर ये हाइट का डिफरेंस नहीं होगा तो पानी फ्लो नहीं करेगा. तो ये जो हाइट है सर, हाइट को हम लोग और क्या बोलते हैं? पोटेंशियल. अच्छा, हम बात करते हैं सर टेम्परेचर की. हम बात करते हैं क्या? टेम्परेचर की. हमारी चाय की पतीली है, सुबह 100 डिग्री पे एकदम गर्म, और हमने चाय की पतीली पे हाथ लगाया, चाय को चटका लग गया. अच्छा, हमको चटका लगेगा. क्यों हमको चटका लगेगा सर? क्योंकि हमारा टेम्परेचर कम है. हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. वहाँ से हीट उठ के हमारे पास आएगी. आर यू गेटिंग द आइडिया? तो हमको चटका लगेगा. अगर मालूम पड़ा हमारा हाथ 105 डिग्री पर है तो चाय को झटका लग सकता है. ओके, तो सर बात इस चीज़ की है कि पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी लेवल को इंडिकेट कर सकता है. इस वक्त हम लोग क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के साथ एसोसिएटेड है तो हम लोग पोटेंशियल का मतलब क्या डिस्कस करेंगे? वोल्टेज. पोटेंशियल का क्या मतलब पकड़ेंगे हम लोग? डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड अमंग द वर्ड्स. अगर आप वर्डिंग में कंफ्यूज हो सर तो आपको टॉपिक समझेगा ही नहीं, आप ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे. अब हम लोग आते हैं 2 वर्ड पे हम लोग और तबसरा करेंगे, 2 वर्ड्स पे हम लोग और डिस्कशन करेंगे. वो 2 वर्ड हैं ईएमएफ और वोल्टेज. क्या सर? ईएमएफ और वोल्टेज. ये 2 वर्ड का कंफ्यूजन इस टॉपिक में हमको क्लियर ख़त्म करना है. अब बात आती है सर ईएमएफ क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है. तो नाउ आई वुड लाइक टू बिगिन फ्रॉम योर साइड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वोल्टेज? ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके,
देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय EMF? अ बैटरी, इज इट? बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस है, अच्छा, बैटरी के अंदर जो इट्स क्वाइट अ फेयर वन, क्वाइट अ फेयर वन. ओके, नेगेटिव पे लाने का. ओके, ठीक है. दैट अ पार्शियली अ फेयर आंसर बट नॉट अ टोटली अ फेयर आंसर. So let me give you a simple I would say a conceptual diagram here. See what happens. I have got a battery. और ये एक ही बार में समझ के ख़त्म करो, मेरे को 5 बार इसी काम पे मत लगाओ. I have got, and instead of this what I should do, I will just try to like this. This is my battery. If you can just see, कन्वेंशनली जब मैं बैटरी बनाता हूँ तो मैं ऐसे बनाता हूँ, यस और नो? अभी जब मैंने बनाया तो मैंने एक नया यहाँ पर काम किया. क्या किया? अब दोनों के बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा रख दिया. इज इट ओके विद यू? इट शुड बी. अब क्या हो रहा है सर कि जो बड़ी लाइन है ये बताती है हायर वोल्टेज. क्या बताती है सर? और छोटी लाइन बताती है लोअर वोल्टेज. हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज. तो वोल्टेज का फ़र्क आ गया, आप एवरेडी की बैटरी जो ख़रीदते हो यूजुअली, जो आपके घड़ी वगैरह के अंदर या टॉयज़ वगैरह के अंदर लगती है, एवरेडी की आप वो सेल्स खरीदते हो तो वहाँ पे लिखा होता है पोटेंशियल का डिफरेंस. हाउ मच? कितने वोल्ट की होती है बैटरी? 1.5 वोल्ट. दैट गुड वन. 1.5 वोल्ट की वो एक बैटरी आती है, ठीक है. तो उसका एक टर्मिनल उस पर पॉजिटिव लिखा होता है या फिर वो ऐसा उभरा हुआ होता है, और एक टर्मिनल उसका फ्लैट होता है. जो उभरा हुआ टर्मिनल है वो पॉजिटिव होता है, जो फ्लैट टर्मिनल है वो नेगेटिव होता है. नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में 1.5 वोल्ट का फ़र्क है. नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में 1.5 वोल्ट का फ़र्क, दैट वी गॉट टू नो. ठीक है. अब यहाँ पर जो बात हमको समझनी है कि सर जब वोल्टेज का डिफरेंस होगा ना तो क्या होगा, यहाँ पर करंट फ्लो करेगा. कौन फ्लो करेगा सर? दिस करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. ये करंट जो है ये अब यहाँ से फ्लो होना चालू करेगा. ये फ्लो हो रहा है. ओके. सो वॉट एवर the difference of potential, this current is going to experience across the external circuit. yani I'm talking about from this point A to this point B. I just played a safe side. मैंने A और B को एकदम चिपका के बनाने के बजाय मैंने थोड़ा सा दूर बनाया. बट व्हाट आई मेंट इज़ कि वो बैटरी का एक सिरा ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट A और बैटरी का दूसरा सिरा रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट B. आप ये मत बोलना सर बीच में गैप है, ठीक है. जस्ट डू नॉट माइंड दैट. तो सर A से लेके B तक जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं सर? वोल्टेज का डिफरेंस. अच्छा, दूसरी बात, that voltage is a representation or a quantity that gives you an idea कि आपका बैटरी इस चार्ज के ऊपर कितना काम कर रहा है. क्या कर रहा है? कितना काम. हाउ मच वर्क इट इज डूइंग ऑन द चार्ज टू मेक इट फ्लो right from point A to point B in the external circuit. Whatever be the amount of work, amount of work on the charge to make it flow in the external circuit is called as voltage का difference. अच्छा, अब एक बार आपका चार्ज यहाँ पहुँच गया सर, एक बार चार्ज आपका यहाँ पर पहुँच गया. नाउ व्हाट? ये अगर यहाँ पर आके रुक जाए तो बात बनेगी क्या? For a circuit to be continuous, it has to jump, it has to move here. यानी जब वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे आया तो उसने क्या किया? उसने फिर से कुछ काम किया होगा. इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट थिंग ना. आपने क्या किया? पानी जो है ढलान से, पानी इस तरीके से आपने ढलान से छोड़ा तो ये नीचे आया. पानी नीचे अपने आप आता है. अब आपको ऊपर पहुंचा तो